हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसओसी बाय सचिन सर। तो यहाँ पर बच्चों हम देखने वाले हैं साइंटिफिक रीजन क्लास 10 साइंस 1। और यहाँ पर बच्चों मैंने सिर्फ 4 ही चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। पहले जो 4 चैप्टर हैं उनके जो रिमेनिंग चैप्टर है बच्चों, उन सब के साइंटिफिक रीजन बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सारा उसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए बच्चों सब्सक्राइब बनता है, अदरवाइज आप उस वीडियो को मिस करोगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन है, feather and stone are released from the top of the building simultaneously. The stone reaches the ground earlier than the feather। मतलब बच्चों अगर आप feather को और stone को अगर simultaneously अगर रिलीज करते तो आप देखोगे कि स्टोन है ना, वो ग्राउंड पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा देन द फीदर। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं बच्चों। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉलिंग इन एयर होता है तो बच्चों उसके अंदर जो मोशन होता है ना, वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर के अंदर फॉल कर रहा है तो बच्चों आपको पता होगा एयर की वजह से क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उसके मोशन को क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उसके मोशन को एक कह सकते हैं कि एक अपोजिशन क्रिएट होता है। ये जो अपोजिशन होता है ना, ये जो चीज होती है वो क्या करती है, मोशन को अपोज करने लगती है। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो वेलोसिटी थी वो कम होती है। ठीक है। और ये जो अपोजिशन होता है ना बच्चों, ये डिपेंड होता है साइज पर, शेप पर एंड डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि स्टोन की साइज छोटी होती है, ठीक है, और फिदर की साइज देखो बेटा बहुत बड़ी होती है, ठीक है, देन द स्टोन। ठीक है। अब बात करें बच्चों शेप की भी बात कर सकते हो, ठीक है, डेंसिटी की भी बात करते हो, स्टोन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है देन द फिदर। तो इसके वजह से क्या होता है बच्चों कि जो अपोजिशन है, ठीक है, जो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है बच्चों, ग्रेटर होता है फॉर द फिदर देन द स्टोन। मतलब फिदर के लिए अपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, स्टोन के लिए बहुत कम होता है। इसके वजह से क्या होता है बच्चों, इस स्टोन की जो स्पीड है ना वो लगभग वही रहती है, लेकिन फिदर की जो स्पीड है, ठीक है, व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड, वो बच्चों थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि जो स्टोन है ना वो ग्राउंड पर पहुंच जाता है अर्लियर देन द फिदर। तो ये होता है बच्चों इसके पीछे का रीजन। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है ना तो उसे एयर का सामना करना पड़ता है। तो एयर क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है उसके ऊपर। इसके वजह से उसकी जो वेलोसिटी थी ना वो कुछ कम हो जाती है। ठीक है, इतना आप याद रखो। उसके बाद है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी वी जंप हायर ऑन द मून देन द अर्थ। अगर देखो बच्चों, अगर हमने स्पेसिफिक इनिशियल वेलोसिटी अगर बात करें हमारे पास है, अगर हम अर्थ पर जंप लगाएंगे और मून पर जंप लगाएंगे विद द सेम वेलोसिटी, तो कौन ज्यादा हायर जंप कर पाएगा? तो ऑब्वियसली बात है मून पर बहुत लंबा जंप होगा, बहुत हायर जंप होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों वो 6 टाइम लेंस है देन द अर्थ, मतलब 1/6 है ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ से कितना है बच्चों, 6 टाइम लेंस है। तो इसके वजह से क्या होगा बच्चों, वहां पर आप ज्यादा जंप कर पाओगे देन द अर्थ। ठीक है, इतना आप याद रखो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम द हैंड फॉल ऑन द अर्थ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, उसे अगर आप छोड़ दोगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो सबसे पहले याद रखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम हाथ में पकड़ते हैं तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो क्या करता है, उसे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बट क्या होता है बच्चों, सेम टाइम आपका जो हाथ होता है ना वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाने लगता है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा, आप क्या करोगे, उसके अपोजिट फोर्स लगाओगे। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो आप बैलेंस करते हो बाय योर हैंड। ठीक है, बैलेंस करते हो। जैसे बच्चों आप हाथ को निकाल देते हो या फिर उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देते हो तो अपोजिट करने वाला जो फोर्स होता है वो तो वहां पर नहीं रहेगा ना, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही फोर्स रहेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, फॉल करने लगेगा टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, ये इतना आप याद रखो बच्चों। ठीक है, फटाफट मैं आपको बता दूंगा, आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, कैसे लिखना है। तो बच्चों ये तो सारी चीज आपको पता है। इसकी पीडीएफ बच्चों मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा।
तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर बच्चों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या होगा बच्चों, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखो बच्चों, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर बच्चों आप देख पाओगे, वहां पर आप समझ पाओगे क्या होता है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो जो रेडियस होती है एलिमेंट की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों होती है मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस डिक्रीज होगी, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है ना बच्चों वो इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, और प्रोटॉन के ऊपर होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या रहा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज 1 बाय 1 इंक्रीज हो रहा है। सही बात है ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। बच्चों एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इंक्रीज हो गए एट आउटर मोस्ट शेल। ठीक है बच्चों, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो भी वहां पर इंक्रीज हो गए। तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा बच्चों, जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ चुका है। मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, खींचेंगे। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज है ना बच्चों वो हो जाएगा इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल करने लगेंगे टूवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ क्या करेंगे बच्चों, पुल करने लगे, न्यूक्लियस की तरफ वो क्या करेंगे बच्चों, आने लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी एटॉमिक साइज है ना वो डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चों, टूवर्ड द न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके वजह से उसकी जो साइज होती है ना बच्चों वो डिक्रीज होती है व्हेन यू गोज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, इतना आप याद रखो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इसी के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो बच्चों क्या होगा, वहां पर एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होगी। तो देखो बच्चों, जो एटम की जो साइज होती है ना वो हम इंडिकेट करते हैं बाय द इस रेडियस, मतलब उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं कि यार इस एटम की साइज इतनी होगी। ठीक है, अब बच्चों आप डाउन द ग्रुप आओगे ना तो वहां पर क्या होगा, जो शेल होते हैं ना वो ऐड होते हैं एक दूसरे में, शेल ऐड होते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे जो शेल होते हैं के या एम ये ऐड होते जाएंगे। शेल अगर ऐड हो गए बच्चों तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है और जो शेल है दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा ना। पहला देखो बच्चों, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, एक शेल है तो ये डिस्टेंस यहाँ तक है, और एक शेल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ना। ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगी। रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, एटॉमिक साइज क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। तो ये उसके पीछे का रीजन होता है बच्चों। ओके, ये भी थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद देखो बच्चों, ठीक है, अब ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स उसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, उसे हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, देखो बच्चों, अगर आप देखोगे जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, जिसे हम जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, अगर इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ठीक है, इनका अगर आउटर मोस्ट शेल देखोगे बच्चों तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, मतलब ये ऑक्टेट को फॉलो करता है या फिर डुप्लेट को फॉलो करता है। अगर कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्टेट को फॉलो करे या फिर डुप्लेट को फॉलो करे तो वो बन जाता है बच्चों स्टेबल। क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है। स्टेबल बनेगा तो ना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सही बात है, अगर उसका अगर जो लास्ट शेल है वो अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो ना इलेक्ट्रॉन को गिव करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो एलिमेंट होते हैं वो ना केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, दूर से देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो दैट्स व्हाई बच्चों, हेंस दे आर कॉल्ड द नोबल गैसेस। इसके वजह से इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम नोबल गैसेस कहते हैं, इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम इज मोर मेटेलिक देन द एल्यूमिनियम। क्यों, कैसे, देखो अब क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है जो मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को गिव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ठीक है, दान में देते हैं, डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो मेटल्स होते हैं। ठीक है, अगर सोडियम का अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो यहाँ पर है 281। तो क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान होता है। मैंने कहा आपको मुझे 2 रुपए दे दो या फिर 1 रुपया दे दो, आप क्या करोगे, 1 रुपया दे दोगे, 2 रुपए नहीं दोगे। ठीक है, क्योंकि आपका लॉस होगा। तो क्या होता है यहाँ पर भी वही तो है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान होता है देन द 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है
एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर पाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इसे हम क्या क्या कहेंगे बच्चों, मेटल कहेंगे। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करते हो तो बच्चों, तो एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 283। तो यहाँ पर देखो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों देना क्या होता है, मुश्किल होता है देन द 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन को देना मुश्किल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को हम इजीली दे सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हम कह सकते हैं कि सोडियम आर मोर मेटालिक देन द एल्यूमिनियम, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों, ये फ्लोरीन का क्वेश्चन पूछा है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव अमंग द हैलोजन, मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन। क्या हो रहा है बच्चों, फ्लोरीन का बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो है बच्चों 2 7। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा टू कंप्लीट द इट्स ऑक्टेट, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों देखो लास्ट वाले ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, ठीक है, वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि फ्लोरीन है ना एक मोस्ट रिएक्टिव है अमॉन्ग द हैलोजन, इतना भी याद रखो। उसके बाद देखो बच्चों, जो ग्रिल्स होते हैं हमारे डोर की या फिर विंडोज की, उसे हम पेंट करते हैं बिफोर दे यूज। क्यों करते हैं पेंट, तो बेटा इसका रीजन होता है कि जो ग्रिल्स होती है, जो डोर की और विंडोज के लिए यूज होती है, वो हम आयन से बनाते हैं, पता है ना, आयन से बनाते हैं। और आपको पता है आयन की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से क्या हो जाता है बच्चों, रस्टी हो जाता है, अंडर गोज द करोजन, ठीक है। वो हमेशा बच्चों आपको पता होगा आयन होता है ना, वो हमेशा अंडर गोज द करोजन होता है, ठीक है, मतलब वो जल्दी से रस्ट हो जाता है, ठीक है, करोड हो जाता है, इतना आप याद रखो। तो बच्चों क्या होता है जब हम पेंट अप्लाई करते हैं तो पेंट क्या करता है, डज नॉट अलाउ द एयर और मॉइस्चर टू कम इन कांटेक्ट विद द आयन सरफेस। अब अगर हम पेंट का अगर उसके ऊपर अगर लेयर लगा दे तो क्या होगा, वहां पर जो एयर है, मॉइस्चर है, ये क्या कर पाएंगे, उस आयन के सरफेस पे कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। नहीं कांटेक्ट में आ पाएंगे तो वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो बच्चों वहां पर क्या होगा, वो रस्सी नहीं होगा, और वो लॉन्ग टाइम तक वो वहां पर सस्टेन कर सकता है। तो ये होता है बच्चों इसके पीछे का रीजन, मतलब यहाँ पर हमें अगर रस्टिंग अगर प्रिवेंट करनी है तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पर पेंट करते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन व्हिले राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। मतलब जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट वहां पर मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों बेटा, देखो आपको पता है बच्चों, जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो गैसियस लिक्विड स्टेट में वो रिएक्टर या फिर प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके लिए देखो बच्चों आप जी यूज करते हो, स्मॉल जी फॉर गैसेस के लिए, स्मॉल ईयर फॉर लिक्विड के लिए, एंड स्मॉल ईयर फॉर द सॉलिड स्टेट के लिए। तो बच्चों क्या होता है, अगर आप ये स्टेट अगर लिख पाते हो तो वहां पर समझ में आता है, जो इक्वेशन होता है ना, ये मोर इंफॉर्मेटिव बनता है एंड एम्फेसाइज बनता है, ये मोर इंफॉर्मेटिव एंड एम्फेसाइज बनता है, ठीक है। क्योंकि एम्फेसाइज का मतलब होता है बच्चों कि हमें समझ में आता है कि ये किस कंडीशन में रिएक्ट करने वाला है, ठीक है, ये रिएक्शन अगर हमें करनी है तो किस कंडीशन में हमें रिएक्टेंट चाहिए, या फिर जो प्रोडक्ट होगा वो किस कंडीशन में होगा, तो ये हमें समझ में आता है, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनता है ना, दैट बिकम अ मोर इंफॉर्मेटिव टू द स्टूडेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई वी मेंशन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट while writing the chemical equation। उसके बाद देखो बच्चों, ये तो मैं अब स्किप करूंगा, ये थोड़ा नहीं, ये भी स्किप करूंगा, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ। देखो बच्चों, इट इज रिकमेंडेड टू यूज द एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग द ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। देखो बच्चों, जब आप ऑयल को स्टोर करते हो तो वहां पर प्रेफर किया जाता है कि आप यार टाइट कंटेनर को यूज करो, एयर टाइट कंटेनर को यूज करो। क्यों करते हैं, देखो बच्चों क्या होता है, जो इडेबल ऑयल होता है ना, अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए अगर रखना चाहते हो तो क्या होता है बच्चों, अगर आप ओपन रखोगे, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा बच्चों, वो उसका क्या होगा, एयर के साथ ऑक्सीडेशन होगा, एयर के साथ ऑक्सीडेशन होगा तो वो रैंसिड बन जाएगा, ठीक है, उससे स्मेल आने लगेगा, उसका टेस्ट चेंज होगा, ठीक है, ये चीजें होती है, तो उसे कोई नहीं खाएगा, जल्दी से खराब हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, अगर आपको ये चीजें प्रिवेंट करनी है, ठीक है, अगर आपको रैंसिसिटी अगर प्रिवेंट करनी है तो आप क्या करते हो, वहां पर एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हो। क्या करते हो, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हो। और जो फूड्स होते हैं, आपको पता होगा जो फूड होते हैं ना, उसे हमेशा हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, उसके अंदर हम नाइट्रोजन फिलअप करते हैं, पता होगा, नाइट्रोजन फिलअप करोगे तो क्या होगा बच्चों, वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जो आपका जो ऑयल है या फिर कोई भी फूड स्टफ है वो जल्दी से खराब नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखो। और बच्चे देखो आपको पता होगा
concentrated hydrochloric acid react more vigorously with the calcium carbonate than the dilute hydrochloric acid। देखो बच्चों क्या होता है, आपको पता होगा कॉन्सेंट्रेटेड जितने भी एसिड होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, मोर विगरसली क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है, देन द डाइल्यूट। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर आप सेम वॉल्यूम ले लेंगे, तो मान लीजिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, ये बच्चों मान लीजिए ये है कॉन्सेंट्रेटेड, ये बच्चों डाइल्यूट। तो क्या होगा, डाइल्यूट में क्या होता है बच्चों, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा होते हैं, वॉल्यूम सेम है, लेकिन वहां पर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी तो नहीं कह सकते उसे, मॉलिक्यूल की बात करें, तो यहाँ पर देखो HCl के मॉलिक्यूल बहुत ही कम है, और यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, HCl के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, चलो ये भी बात नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो जो प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, किलोवाट आर यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रादर देन द जूल। तो बड़ा जूल क्या है, ये बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज मेजर करने के लिए जूल एक बहुत ही छोटा यूनिट है बच्चों, क्योंकि किलो वैट आर में क्या होता है, 36 लाख जूल आते हैं। कितने आते हैं, कितना आते हैं, 36 लाख जूल किलो वैट आर में, मतलब 1 यूनिट उसे कहते हैं, उसमें आते हैं बच्चों 36 लाख जूल। तो आप देखो बच्चों, हर दिन बच्चों कई यूनिट होते हैं, हम कई यूनिट एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर अगर आप जूल से अगर मेजर करोगे तो वो तो भाई 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं कर सकते ना। तो क्या होता है बच्चों, प्रैक्टिस में क्या होता है, हम किलोवाट आर यूज करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। जूल क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जूल इज नॉट अ कह सकते नॉट अप्लीकेबल फॉर मेजरिंग द लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इतना भी आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, टंगस्टन मेटल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। क्यों करते हैं, सबसे पहला देखो बच्चों, टंगस्टन बल्ब के जो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर जो सोलेनॉइड कॉइल होता है, ठीक है, वो बना हुआ होता है टंगस्टन के। टंगस्टन से क्यों बना हुआ होता है, ठीक है, टंगस्टन से क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि बच्चों टंगस्टन होता है ना, वो उसकी जो रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बच्चों बहुत हाई है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो लार्ज टेम्परेचर पर भी सस्टेन कर सकता है, लार्ज टेम्परेचर सस्टेन करेगा तभी तो हमें वो ग्लो करेगा, तभी ग्लो करेगा तो तभी तो हमें लाइट एनर्जी देगा। तो क्या होता है बच्चों, जब उससे करंट पास होता है तो वो क्या करता है, हीटअप करता है एट अ हाई टेम्परेचर, लगभग बच्चों 3400 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप करता है, और इतना ज्यादा टेम्परेचर पर अगर वो हीटअप करेगा तो क्या करेगा बच्चों, वो ग्लो करेगा, और ग्लो करेगा तो क्या कर पाएगा बच्चों, हमें वो लाइट एनर्जी दे पाएगा। क्यों करता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसकी वजह से क्या करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते थे। तो बच्चों क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर एल्यूमिनियम वायर को क्यों यूज करते हैं, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको पता है कॉपर एल्यूमिनियम ये सारे क्या है बच्चे, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, दे ऑफर द वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू पावर ट्रांसमिशन। तो बच्चों देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर देख लिया, जो इंपॉर्टेंट नहीं थे फिर भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं, वो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको वो भी देखना है, इसकी पीडीएफ भी चाहिए, तो यार आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हो। तब तक बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।